हेलो भाई लोग, तो आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 26 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हॉबिन ने क्रैम स्कूल वाला लफड़ा सॉल्व कर लिया था, जिसमें उसकी हेल्प करी थी वहाँ के 5 स्पेशल स्टूडेंट्स ने, और वो पांचों के पांचों काफी ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए हॉबिन सोचता है उनमें से एक हेशु शियो को अपने साथ मिलाने की, लेकिन हॉबिन को ये नहीं पता था हेशु शियो खुद हॉबिन को अपने साथ मिलाना चाहता है अपनी टीम में। खैर, जब क्रैम स्कूल वाला सारा लफड़ा शांत हो जाता है उस वक्त ही हेशु हॉबिन से पूछता है क्या हॉबिन उसकी टीम में शामिल होगा, लेकिन इतने में ही वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे टेहुन शियोंग की, जो कि स्पेशल स्टूडेंट्स को धक्का मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। टेहुन को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हॉबिन के साथ ये 5 लौंडे कौन हैं, लेकिन टेहुन की इस तरह की बदतमीजी देख के हेशु शियो टेहुन को आगे जाने से रोक देता है। इससे टेहुन हेशु शियो का हाथ पकड़ के कहता है, अबे ओए, क्या तेरे पास 500 वॉन पड़े हैं? लेकिन हम सबको पता है जैसी पागल खोपड़ी का टेहुन शियोंग है वैसा ही हेशु शियो भी है। हेशु शियो कहता है, क्या तुझे 500 वॉन चाहिए? हाँ हरामजादे, वो एक ऐसा क्वाइन है जिसमें क्रेन बनी होती है। अगर मैं तुझे 500 वॉन दे देता हूँ तो क्या तू उससे अपनी शादी करेगा? हॉबिन को महसूस हो चुका है मामला गर्म है यहाँ पे, और किसी भी पल टेहुन और हेशु शियो के बीच हाथापाई हो सकती है। वैसे टेहुन हाथों का इस्तेमाल थोड़ा कम करता है, इसलिए लातापाई बोलना सही रहेगा। खैर, हॉबिन टेहुन और हेशु शियो के बीच में आके कहता है, तुम दोनों रुक जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। टेहुन हॉबिन को कहता है, क्या इसको मैं तेरी एक धमकी समझूं? हॉबिन जवाब देता है, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ ये लोग मेरे दोस्त हैं। क्या ये लोग तेरे दोस्त हैं? हाँ, ये लोग मेरे दोस्त हैं क्रैम स्कूल से। हॉबिन अभी किसी भी तरीके से टेहुन को यहाँ से लेके जाना चाहता है, इसलिए कहता है, भाई तेरी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है, चल चलते हैं यहाँ से। और जबरदस्ती टेहुन को यहाँ से ले जाने लगता है और बाकी के स्टूडेंट्स को कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और क्रैम स्कूल के उन लॉन्डो को स्टूडेंट्स को देख के अपने मन में कहता है, ये मामला काफी ज्यादा नजदीकी था, मुझे टेहुन को यहाँ से लेके जाना होगा। ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। टेहुन हॉबिन को बोल ही रहा होता है कि तू इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। इतने में ही हेशु हॉबिन के कंधे में हाथ रख के कहता है, तूने अब तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैं बिना तेरा जवाब सुने तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए हेशु हल्का सा हॉबिन का कंधा भी दबाता है। इससे टेहुन अचानक से आके हेशु के मुंह पे लात मार के उसको पीछे करके कहता है, मुझे नहीं लगता तेरे पास यहाँ पे कोई और ऑप्शन है। लेकिन टेहुन देखता है जो उसने हेशु के लात मारी थी, हेशु ने वो ब्लॉक कर लिया अपने एक हाथ से। इससे टेहुन हेशु को कहता है, तुझे पता है तू काफी ज्यादा दिलचस्प है, कैसा रहेगा मैं थोड़ा और ज्यादा फास्ट हो जाऊँ? ये कहते हुए टेहुन हेशु के ऊपर एक और खतरनाक सी लात बजाता है, लेकिन हेशु इसको भी डॉच कर लेता है। ये सब देख के पेंग आओवी कहता है, लगता है उसे हमारी मदद की जरूरत है। लेकिन हॉबिन लड़ाई को शांत करवाने के लिए अपना ओपिनियन देता है, हेशु मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ मेरी अपनी खुद की टीम है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ये बोलूँ मेरा जवाब ना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता? ये सुन के जोशुआ को लगता है ये हमारे साथ नहीं आ सकता, तो चलो इसी का भूत बनाते हैं। इसलिए हॉबिन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बहुत अच्छे, मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं था। लेकिन हेशु जोशुआ को आगे बढ़ने से रोक देता है और किसी से कॉल पे बात करते हुए कहता है, हेलो, हाँ नहीं, वो जरा मेरा कुछ पर्सनल बिजनेस था इसलिए मैं थोड़ा बिजी था। ठीक है, मैं तुमसे बाद में वहाँ पे मिलता हूँ। हॉबिन हैरान होकर कहता है, आखिर ऐसे फाइट के बीच में तुम्हें कॉल कौन कर रहा है? लेकिन हेशु अपने बंदों को लेके यहाँ से निकलने लगता है और हॉबिन कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या तुम सच में जा रहे हो? हॉबिन को यकीन नहीं होता हेशु जैसा बंदा बिना पंगे करे यहाँ से निकल लिया। लेकिन ये लोग निकले कहाँ है ये जानने के लिए हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा आलीशान बिल्डिंग के अंदर 5 स्पेशल स्टूडेंट्स मस्त करके खाना खा रहे होते हैं। और पेंग आओवी बाओगाय को कहता है, अबे आराम से खा मोटे, क्या तूने पहले कभी सुशी नहीं खाई? क्या तेरे मंगोलिया में वहाँ मछली वछली होती नहीं क्या? बाओगाय कहता है, अपना मुंह बंद कर, नहीं तो मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगा। बगल में ही किम आराम से अपना खाना खा रहा होता है और जोशुआ बताता है सुशी के साथ जो राइस होते हैं उसे वो पसंद नहीं। लेकिन इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि हेशु शियो कुछ भी खा नहीं रहा है, क्योंकि हेशु शियो बहुत बड़ा भुक्कड़ है, उसके बावजूद भी ऐसे बैठा है चुपचाप से। लेकिन दरअसल हेशु शियो यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहा है और अगले ही पल वो इंसान यहाँ पे पहुँच भी जाता है, यानी कि जिनहो ली, और यहाँ पे आके कहता है, वो सुशी कुछ ज्यादा खास नहीं है ना? जो सुशी मैं खाया करता हूँ उसके मुकाबले वो मुझे इतनी खास नहीं लगी। मैं तुम्हें यहाँ के खाने से डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, खास तौर पे जब तुम न्यू इंटरनेशनल गैंग के मेंबर बन चुके हो और ये तुम्हारी पहली डिश है। लेकिन अगर हेशु जिन्हो के साथ मिलने के लिए तैयार क्यों हो गया, ये जानने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं, जहाँ पे जोशुआ हेशु से पूछता है, क्या तुझे सच में किसी ऐसे ग्रुप के बारे में पता है जहाँ हम जा सकते हैं? हेशु कहता है, जोशुआ
तो या फिर इस कंट्री में इलीगली आया है या फिर बचता फिर रहा है पुलिस से। ऐसे में तुझे अपने गोल्स को अचीव करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो इलीगल इमिग्रेंट्स को भी अपने साथ मिलाता है। वो तेरी मदद कर सकता है तेरे गोल्स पूरे करने में। लेकिन आखिर वो है कौन? वो है जिनहो ली। वो लीडर है न्यू इंटरनेशनल गैंग का। फिलहाल वो अपनी थोड़ी पावर खो चुका है, लेकिन उसे वापस से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसे हमारी जरूरत है और हमें उसकी। किम पूछता है, क्या तुझे सच में उस बंदे के ऊपर यकीन है भी या फिर नहीं? हेशो बस मुंडी हिला के हाँ बोल देता है कि मुझे उसके ऊपर यकीन है, लेकिन अपने मन में कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे उस इंसान के ऊपर यकीन है। दरअसल बात यह है कि वो मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प लगता है, इसलिए मैं क्यूरियस हो चुका हूँ ये जानने के लिए कि वो किस तरीके का इंसान है। और हेशु ये बात इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब वो क्रैम स्कूल में था तो जिन्होंने वहाँ के डायरेक्टर को निपटा के हेशु को उसकी एक फोटो भेजी थी और कहा था, हेशु यहाँ के डायरेक्टर का मैंने बंदोबस्त कर दिया है, हमें जल्दी मिलना होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और जिन्हों पांचों स्पेशल स्टूडेंट्स के पेपर्स देख के कहता है, मुझे लगता है हम सब पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हमें इंट्रोडक्शन में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं तुम पांचों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, तुमने मिलके उस स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया। पेंग आओ भी कहता है, क्या 5? हम 5 नहीं, हम तो 6 थे। दरअसल हमारे साथ का एक जो बंदा है, लेकिन हेशु पेंग आओवी को हॉबिन के बारे में बताने से रोक देता है और कहता है, बस बहुत हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कितने थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना भी काम होगा कि हम पांचों के लिए पूरा पढ़ सके। जिन्हो कहता है, चिंता मत करो हेशु, मेरे पास तुम पांचों के लिए काफी ज्यादा काम है। मैं ये मान के चल लूंगा तुमने अपने छठे बंदे को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। वैसे भी 5 एक अच्छा नंबर है, इसलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी इसी पल से तुम न्यू इंटरनेशनल गैंग के की मेंबर्स हो। हेशु ने जो तुम पांचों के डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए हैं उसके हिसाब से मैं तुमको एक एक काम दूंगा। वहाँ पे जो बंदा डोंगशॉक खड़ा है वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा, लेकिन वो सब कुछ बहुत जल्दी समझाएगा, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम जल्दी समझ जाओ। और अब वक्त है इस दुनिया के गटर से निकल के आसमान की ऊंचाइयों को छूने का। लेकिन हम सब ये कर पाए इसके लिए एक बंदा है जिससे तुम्हें संभल के रहना होगा। क्या वो न्यू इंटरनेशनल गैंग का दुश्मन है? नहीं, वो उससे ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाला इंसान है। मुझे लगता है तुम उसे पहले से जानते हो। मैं बात कर रहा हूँ वायरल हिट चैनल के हॉबिन यू की, तो उससे आगे जल्दी ही मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि हेशु ने अब तक जिन्हो को ये नहीं बताया उनके साथ जो छठा स्टूडेंट था वो हॉबिन ही था, यानी कि हेशु भी जिन्हो से कुछ छुपा रहा है और जिन्हो भी कभी किसी का सगा नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ये दोनों हरामी एक दूसरे का बस फायदा उठाना चाहते हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बहुत ही वीरानी सी जगह का सीन, जहाँ पे एक टूटे फूटे खंडर के अंदर एक खम्बे में एक लड़की को बांधा गया होता है। और बिल्कुल इसी वक्त लड़की खांसते हुए अपनी आंखें खोलती है और खुद से कहती है, आखिर ये सब क्या है, मेरी स्किन इतनी गीली क्यों महसूस हो रही है। वो अचानक से देखती है उसके सामने एक सूअर है जो उसे चाट रहा था। ये देख के लड़की तिलमिला जाती है और कहती है, साले सूअर मुझसे दूर हो जा। लेकिन इतने में ही एक मोटा सा आदमी अपने पिछवाड़े का अपर हिस्सा खुजलाते हुए यहाँ पे आता है और कहता है, साले सूअर कहीं के, मैंने तुझे कहा ना अभी नहीं, मैं जब कुछ खाने के लिए दूंगा तब तुझे कुछ खाना है, ऐसे मत खाया कर, ये साला सूअर का बच्चा किसी काम का नहीं। लड़की रोते हुए कहती है, आखिर तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, हाँ और मैं कहाँ हूँ। लेकिन आदमी एक इंजेक्शन उठाता है और लड़की का मुंह पकड़ के उसके ऊपर लगाते हुए कहता है, सवाल मत पूछ क्योंकि जवाब सुन के तुझे मुझसे नफरत ही होगी। दूसरी तरफ इनू भागता हुआ हॉबिन के पास आता है और कहता है, हमें एक नया केस मिला है। लेकिन देखता है इस वक्त तो हॉबिन और टेहुन साथ में वर्कआउट कर रहे थे और ये दोनों ही लॉन्डो की बॉडी काफी ज्यादा जबरदस्त होती है। हॉबिन अपने निप्पल्स छुपाते हुए कहता है, क्या हमारे पास नया केस आया है, मुझे डिटेल्स दो। इनो बताता है, हमें जिस इंसान की मदद करनी है वो रन अवे फेम से है और रन अवे फेम उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जो घर छोड़ के भाग जाते हैं कहीं और। जिस बंदे की इनको मदद करनी है इनो उसे अपने साथ लेके आ रखा है और वो हॉबिन को कहता है, हाय मेरा नाम डोशोंग पार्क है, क्या तुम मेरे लिए किसी को ढूंढ सकते हो? मैं अपनी जुड़वा बहन के साथ घर से भाग गया था, वो अचानक से कहीं गायब हो गई और उसने मुझे कुछ बोला भी नहीं। रन अवे फेम के बाकी लोगों से भी मुझे कुछ पता नहीं चला। कुछ बोल रहे हैं कि मेरी बहन घर वापस चली गई होगी या फिर कहीं और भाग गई होगी, लेकिन मुझे लगता है ये सच नहीं है क्योंकि मेरी बहन मेरे बिना किसी काम की नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसे वो बिना बताए मुझे छोड़ के जा सकती है। हम घर से भी साथ में भागे थे ताकि साथ में रहे। मुझे लगता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन मेरे पास इस बात का सबूत नहीं है। क्या तुम प्लीज मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? इसका मतलब जिसको सुअर चाट रहा था जिस लड़की को, वो इसी की बहन है। खैर हॉबिन इसको कहता है, चिंता ना कर मित्र, आई एम हियर। इनू कहता है, मुझे पता था हॉबिन तुम इसकी मदद करोगे, तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। हॉबिन जोश के साथ कहता है, अब हम करने वाले हैं एक अंडर कवर मिशन। अंडर कवर मिशन काफी ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन वो हमेशा काम आते हैं। टेहुन कहता है, लगता है इस साले को अंडर कवर मिशन करने की लत लग चुकी है। हॉबिन कहता है, लेकिन इस बार ये अंडर कवर मिशन मैं नहीं करूंगा, मेरे दिमाग में एक परफेक्ट बंदा है इस काम के लिए, जो रन अवे फेम में ऐसे बन के जाएगा जैसे वो भी घर से भागा हुआ है और
वहाँ से सारी जानकारी इकट्ठी करेगा। कोई ऐसा इंसान जो देखने में ही लगता है जैसे घर से भागा हुआ हो और हरामखोर लॉन्डो का बाप लगता है। टेहुन, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम ही इस मिशन में जाओगे। लेकिन टेहुन साफ मना करके कहता है भग यहाँ से। हॉबिन कहता है भाई मेरी बात तो सुन ले, आगे तेरे को मैं बाद में खाना खिलाऊंगा पक्का। और क्योंकि टेहुन है तो वैसे इनकी टीम का हिस्सा है इसलिए मना नहीं करता और कहता है ये सारा बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, अगर मेरी पहचान बदलने के लिए तूने मुझे चश्मा पहनाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हॉबिन टेहुन की बात मान जाता है और डेशोंग को कहता है तो टेहुन को अपने साथ ले जाइयो। लेकिन डोशोंग बताता है अब वो अपने अनाथ आश्रम वाले ग्रुप में टेहुन को नहीं लेके जा सकता, क्योंकि जिस बेघरों के अड्डे में वो पहले था अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। डोशोंग की बहन के किडनैप होने के बाद से वो बेघरों का अड्डा अब नहीं रहा, इसलिए इनू हॉबिन से पूछता है अब हम क्या करें, अब टेहुन रन अवे फेम को कैसे ज्वाइन करेगा। हॉबिन बताता है दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अपने पास एक आइडिया है। ये जो बेघर लोग हैं ये यूट्यूब में अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं और वहीं पे कुछ वेबसाइट्स के लिंक भी देते हैं जहाँ पे वो बात वगैरह करते हैं। हॉबिन को बस उसी वेबसाइट में जाके उन लोगों को कहना है कि टेहुन को अपने साथ ले लो, ये भी घर से भाग गया है और वो पक्का टेहुन को अपने रन अवे फेम में मिला ही ले। इसके लिए हॉबिन लोगों को हल्की सी अफवाह भी उड़ानी है कि टेहुन के पास काफी सारा पैसा है, क्योंकि पैसे के लालच में रन अवे फेम वाले टेहुन को अपने साथ मिला ही लेंगे। इतने में ही डोशोंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दरअसल इसमें जो तुम पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बेघर लौंडे हैं किसी को भी अपने साथ मिलाने से पहले उसके बारे में पूरी छानबीन करते हैं। मैं जानता हूँ रन अवे फेम वाले लोग पैसों के लालच में आ सकते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है लोग आजकल जानबूझ के ऐसे पैसों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जबरदस्ती उनके ग्रुप में घुस के उनका फायदा उठा सके किसी तरीके से। इसलिए चाहे किसी के पास पैसा ही क्यों ना हो वो पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं और अगर वो इंसान ठीक नहीं लगता तो वो उसको अपने साथ नहीं लेते। ऊपर से तुम्हारा दोस्त जो टेहुन है उसके जैसे इंसान को कोई अपने साथ कैसे लेगा। डोशोंग का सीधा सा मतलब है कि टेहुन बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है, कोई भी देख के उसको पहचान जाएगा, इसलिए कोई उसे अपने साथ लेगा नहीं। ये बात से हॉबिन भी एग्री करता है और सोचता है हमें टेहुन का थोड़ा सा मेकअप वगैरह करना होगा ताकि वो थोड़ा शरीफ लगे। इतने में ही टेहुन कहता है अबे ओए अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना खुद का ग्रुप बना लिया है। यानी कि जिन वेबसाइट्स में रन अवे फेम के जो लौंडे होते हैं आपस में बात करते हैं, वहाँ पे टेहुन ने अपनी भी पोस्ट डाल दी है कि उसे किसी रन अवे फेम में ज्वाइन करना है क्योंकि वो घर से भाग गया है। और उसकी इस पोस्ट में काफी सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं। काफी सारे कमेंट्स में ऐसे लोग हैं जो टेहुन के साथ खुद का अपना रन अवे फेम बनाना चाहते हैं और उनमें से ज्यादातर लड़कियां हैं। ऑब्वियसली लड़कियां टेहुन के लुक्स को देख के फिसल गई हैं, इसलिए उसके पीछे आ रही हैं ऐसे। और कुछ लड़कियों से मिलने के बाद टेहुन की हो भी जाती है जो उसे अपने रन अवे फेम में लेके जाएंगी। इसके अगले सीन में हम उन दो लड़कियों को देखते हैं जो टेहुन से मिलने आई हैं। ये लड़कियां काफी खुश होती हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा हैंडसम लड़के से मिलने आई है जो रन अवे फेम में इनके साथ ज्वाइन होगा या फिर अपना इनके साथ बनाएगा खुद का। दोनों अपनी चील जैसी निगाहों से इधर उधर टेहुन को ढूंढ रही होती हैं और इनू और हॉबिन झाड़ियों में छुप के सब कुछ ये देख रहे होते हैं। ये दोनों इतने अच्छे से छुपे हुए हैं, नेचर के साथ इतना अच्छे से घुल मिल गए हैं कि छोटी मोटी चिड़िया वगैरह गिलहरी वगैरह इनके कंधे वगैरह में आके बैठ रही हैं। इनू हॉबिन को कहता है वही दो लड़कियां हैं ना जो टेहुन को लेने आई है, मुझे लगता है उन्हें पता नहीं चलेगा कि टेहुन एक यूट्यूबर है क्योंकि टेहुन ने अपने मिडिल स्कूल की फोटो का इस्तेमाल करा था। हॉबिन बताता है चिंता की कोई बात नहीं, अगर वो लोग पहचान भी जाते हैं कि टेहुन एक यूट्यूबर है तो भी मैंने पहले ही इस चीज का सारा बंदोबस्त कर दिया है। हॉबिन ने अपने चैनल पे कुछ पोस्ट वगैरह डाल दी होती है जिसमें उसने बताया है कि टेहुन को उसने अपने चैनल से निकाल दिया है या फिर वो छोड़ के चला गया है। इसलिए अगर बेघर लोग टेहुन को पहचान भी जाए तो उन्हें ये पता होगा कि क्योंकि हॉबिन ने इसे निकाल दिया है इसलिए ये हमारे पास आया है। खैर अगले सीन में दोनों लड़कियों को टेहुन मिल जाता है और टेहुन को देखते ही साथ बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहती हैं हे तुम वही लड़के हो ना जिसने हमें मैसेज करा था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें चूज करने के लिए, तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत ज्यादा फेमस इंसान हो। अबे चुप ना, सीधा काम की बात पे आ। क्योंकि ये लड़कियां टेहुन को देख के इतना ज्यादा फिदा हो रही होती है, ये देख के इनू और हॉबिन जल रहे होते हैं। लड़कियां टेहुन से चिपके जा रही हैं, उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, उनका बस चले तो वो तो चुम्मा चाटी में उतर जाए। ये देख के हॉबिन भी कहता है भाई यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई, मुझे बोमी की याद आ रही है। दोनों लड़कियां आपस में खुसफुसाते हुए कहती हैं हमने बहुत अच्छा करा कि यहाँ पे आ गए इससे मिलने, लेकिन टेहुन का इन दो छोकरियों से फ्लर्ट करने का कोई इरादा नहीं, इसलिए सीधा काम की बात करते हुए कहता है तुमने कहा था तुम रन अवे फेम की पार्ट हो, जिस रन अवे फेम में तुम रहती हो मुझे भी वहाँ लेके चलो। लेकिन बावली लड़कियां बताती है हमने तो वो रन अवे फेम छोड़ दिया क्योंकि हमें लगा था हम तुम्हारे साथ मिलके एक नया रन अवे फेम बनाएंगे। टेहुन दोनों छोकरियों को सीधा कह देता है मैं बस तुम दोनों लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने की। ये सुन के तो लड़कियां और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती हैं ओह माय गॉड, उसने कहा वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है, ये कितना ज्यादा हॉट है। ये देख के हॉबिन और ज्यादा किलसने लगता है। शायद हॉबिन के मन में ये चल रहा होगा इतना ज्यादा शराफत की जिंदगी जी के क्या फायदा जब टेहुन जैसे हरामी लौंडों को सारी लड़कियां ऐसे मिल जाती हैं। इसलिए शायद दुनिया में हरामी लौंडों की तादाद आजकल ज्यादा बढ़ रही है। बट ट्रस्ट मी, हरामी होना जरूरी नहीं है, बस मेहनती होना
जरूरी है। इसीलिए हॉबिन जैसा ढक्कन बोमी को भी अपने प्यार में गिरा गया। खैर क्योंकि दोनों लड़कियां अपने रन अवे फेम से भाग गई थी, लेकिन टेहुन के कहने में वापस वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि लड़कियों का बस एक ही मकसद है, उन्हें टेहुन के साथ रहना है। इसके डायरेक्ट बाद हम देखते हैं उस रन अवे फेम का सीन जहाँ पे टेहुन को जाना है। इस रन अवे फेम के वॉशरूम में एक लौंडे के गोद में बैठी एक लड़की कहती है, यहाँ से जो दो लड़कियां भागी है वो इसलिए भागी है क्योंकि यहाँ की मॉम काफी ज्यादा खड़ूस है। यहाँ की मॉम इतनी ज्यादा खड़ूस है कि रबर ग्लव्स तक नहीं खरीद सकती। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी रन अवे फेम में मॉम और डैड होते हैं, जो हेड होते हैं किसी भी रन अवे फेम के। ऐसा नहीं है कि वो सच में सबके माँ बाप होते हैं, बस उनकी पोजीशन होती है मॉम और डैड की। और अभी हमें इस रन अवे फेम की मॉम को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा जवान लग रही है, और ऑब्वियसली वो जवान ही है, जैसा कि मैंने कहा वो सच में किसी की माँ नहीं है। इतने में ही दोनों लड़कियां टेहुन को लेके यहाँ पे पहुँच जाती है। यहाँ की मॉम जिसका नाम शोरियन ली है, इनको देख के कहती है, तो तुम दोनों भगोड़ी वापस आ गई और अपने साथ एक अजीब से लड़के को भी लेके आई हो। टेहुन तो यहाँ पे आते ही यहाँ की हालत देख के अपनी नाक बंद कर देता है, क्योंकि ये जगह उसे बहुत गंदी लग रही है, क्योंकि इस जगह पे साफ सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। दोनों लड़कियां यहाँ की मॉम शोरियन को कहती हैं, कम ऑन, अब हम वापस आ गए हैं ना, हमारे दोस्त के पैर दर्द हो रहे होंगे, हमें बैठने की जगह दो। शोरियन ली कहती है, तुम्हारा जो मना है तुम वो यहाँ पे नहीं कर सकते, मैंने कहा था ना किसी अनजान इंसान को तुम्हें यहाँ नहीं लाना है। दोनों लड़कियां इस मॉम को कन्विंस करते हुए कहती हैं, कम ऑन, आप एक बार उसका चेहरा तो देखो, उसके बाद बोलो। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते उसे। मुझे पूरा यकीन है इस बेचारे की कहानी कुछ ऐसी होगी जिसको सुन के हमें रोना आ जाएगा, इसलिए प्लीज इसे हमारे साथ मिला लो। क्योंकि हॉबिन ने टेहुन को ये सब एक्टिंग करने के लिए कहा है, इसलिए टेहुन भी इन लोगों को कहता है, हाँ ये लड़कियां सच बोल रही है, मेरी कहानी बहुत ज्यादा सैड है, इतनी ज्यादा सैड कि तुम रो रो के नदियां बहा दोगी यहाँ पे। लेकिन शोरियन इतनी आसानी से पिघलने नहीं वाली और कहती है, ये हमारी दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कहानी कितनी ज्यादा सैड है, हम ऐसे ही किसी को अपने साथ नहीं मिला सकते। दोनों लड़कियां अब भी शोरियन से जिद करती हैं, प्लीज उसे अपने साथ मिला लो। शोरियन कहती है, तुम्हें पता है ना, अगर किसी को भी हमारे साथ शामिल होना है तो सबसे पहले उसे डैड की परमिशन चाहिए, और इसके कोई चांस नहीं कि डैड इस इंसान को एक्सेप्ट करेगा। और तुम दोनों लड़कियों को भी जल्दी यहाँ से इसके साथ निकल जाना चाहिए, क्योंकि डैड ने कहा था जैसे ही तुम अगर वापस आई तो वो तुम्हें जान से मार देगा, क्योंकि तुम बिना बताए यहाँ से छोड़ के चले गई थी। इतने में ही इस फैमिली का डैड भी यहाँ पे पहुँच ही जाता है और एक लड़की के पीछे से आके कहता है, ए छोकरी, तुझे क्या लगता है तू जब मर्जी यहाँ आ जा सकती है, तेरे बाप का राज चल रहा है। ये कहते हुए फैमिली का डैड लड़की को बचाने लगता है। लड़की के रैप्टे मारते हुए वो कहता है, मुझे लगा नहीं था तू इतनी बेवकूफ होगी कि वापस आएगी मुझसे मार खाने के लिए, तुझे क्या मैं कोई मजाक लगता हूँ। टेहुन इस बंदे को देख के पहचान जाता है, यही इस फैमिली का डैड है, जिसका नाम है होशियोंग अहान। खैर ये होशियोंग की नजर अचानक से टेहुन के ऊपर पड़ती है। होशियोंग कहता है, ये चिकना है कौन जो यहाँ पे आ रखा। एक बंदा होशियोंग के कान में आके खुसफुसाते हुए कहता है हल्की आवाज में, मुझे लगता है ये कोई रनअवे फेम ढूंढ रहा है जहाँ पे ये ज्वाइन कर सके, आप बोलो तो धक्के मार के साले को बाहर निकाल दूं। वो सब तो ठीक है गधे, लेकिन तू खुसफुसा क्यों रहा है मेरे कान में। तो चिकने लड़के, तुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए है ना, तेरा यहाँ पे स्वागत है, इसे अपना ही घर समझ। ये देख के तो शोरियन हैरानी हो जाती है कि इसने आखिर इसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया। लेकिन होशियोंग जो यहाँ का मोटा डैड है, वो अपने फायदे के लिए टेहुन को अपने साथ मिला रहा है ताकि टेहुन से कुछ काम वगैरह करवा सके, और कहता है, चिकने लगता है आज तेरा लकी डे है, वैसे भी मुझे किसी नए बंदे की जरूरत थी क्योंकि मेरा एक बंदा छोड़ के जा चुका है, कल से तू मेरे लिए काम करेगा, चिंता मत कर, मैं तुझसे कुछ इलीगल काम नहीं करवाऊंगा। टेहुन पूछता है, क्या मुझे तेरे लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। मोटा टेहुन के बिल्कुल करीब आके कहता है, अगर तू ये नहीं करना चाहता तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन मुझे डाउट है तुझे कोई रनअवे फेम अपने साथ मिलाएगा। दूसरी तरफ हॉबिन अपने ऑफिस में बैठा बैठा बोर हो रहा होता है, ये सोचते हुए क्या टेहुन ने रनअवे फेम को अब तक ज्वाइन कर लिया होगा या फिर नहीं, और अगर उसने ज्वाइन कर लिया होगा तो जल्दी से उसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करना चाहिए। हॉबिन इस मैटर के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा होता है कि उसने लंच करना भी भूल गया होता है। बट इतने में ही उसे कॉल आता है टेहुन का। जैसे ही हॉबिन टेहुन का कॉल उठाता है, टेहुन कहता है, अबे ओए कुत्ते, इतना देर क्यों लगी तुझे कॉल उठाने में। मैं ये बता रहा था मैंने रन अवे फेम को ज्वाइन कर लिया है, तेरे दिमाग में इसके आगे कुछ आया, हमें क्या करना है। हॉबिन हल्की से स्माइल के साथ कहता है, नहीं वैसे तो कुछ दिमाग में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है वहाँ के डैड से तुझे काफी ज्यादा क्लोज होना चाहिए ताकि तू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। लेकिन टेहुन ने तो अभी वहाँ के लॉन्डो को और वहाँ के डैड को पूरा डेड कर दिया होता है, सारे के सारे जमीन में लेटा रखे हैं टेहुन ने मार मार के। और हॉबिन को कहता है, क्योंकि अब इस फैमिली का हेड मैं ही हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे किसी के क्लोज जाने की जरूरत है। तूने कहा था तुझे
मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, क्योंकि अब मैं ही डैड हूँ, इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। ये सुन के हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और अपने मन में कहता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, टेहुन किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं सोचता। हॉबिन कहता है मतलब तूने वहाँ पे कुछ बेचारे लोगों को पेल के रख दिया? टेहुन कहता है चुप कर बे, जिस लड़की को हमें ढूंढना है मुझे उसकी फोटो दे। हॉबिन उस लड़की की फोटो टेहुन को देता है और कहता है रन अवे फेम के लोगों से उसके बारे में पूछ। लेकिन टेहुन ने तो सारे लोगों को जमीन में लेटा रखा है मार मार के, इसलिए कहता है हाँ पूछता हूँ, पहले इन्हें होश में तो आने दे। ठीक है, जब वो होश में आ जाएंगे तो उनसे पूछियो, फिर मुझे बताइयो जल्दी से उन्होंने क्या कहा। हाँ चल फोन रख, बाप को मत सिखा। इतने में रनवे फेम के पुराने डैड को टेहुन से मार खा के होश आ जाता है और आंखें खोलते ही वो टेहुन को अपने सामने पाता है और बिल्कुल झुक के डर के मारे टेहुन को कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने जब मुझे लात मार के बेहोश करा था, मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम कौन हो। तुम वही फेमस यूट्यूबर टेहुन शियोंग हो, है ना? यहाँ के लोगों को टेहुन बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी वाली वाइब दे रहा होता है और क्योंकि ये लोग टेहुन को जानते हैं इसलिए टेहुन का काम अब और ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि सबको पता है टेहुन कितना मारता है। जैसे होशोंग ने पहले टेहुन को डराते हुए कहा था, टेहुन अभी बिल्कुल वैसे ही होशोंग को कहता है उसके बिल्कुल पास आके, ओए मोटे जा कुछ पीने के लिए लेके आ मेरे लिए, जल्दी कर, क्योंकि लोगों की जिंदगियां नर्क बनाने में मैं बहुत ज्यादा माहिर हूँ। इसके बाद रनवे फेम के सारे लोग बारी बारी करके उस लड़की की फोटो देखते हैं जिसे टेहुन को ढूंढना है, लेकिन यहाँ के किसी भी इंसान ने उस लड़की को देखा नहीं होता, इसलिए टेहुन थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता है कि उसका एक जुड़वा भाई भी है। यहाँ की लड़कियां तो वैसे भी टेहुन के ऊपर फिदा ही हैं, इसलिए उसे खाना देते हुए कहती हैं, हमने इस लड़की को पहले कहीं नहीं देखा, तुम पुलिस की मदद भी ले सकते हो उसे ढूंढने में। वैसे तुमने अब तक खाना नहीं खाया ना, ये लो हम तुम्हें अपना इमरजेंसी फूड सप्लाई दे रहे हैं। रनवे फेम के लौंडे डर के मारे इस चीज से चिढ़ भी रहे हैं कि ये हमारा इमरजेंसी खाना इस लड़के को दे रहे हैं, लेकिन टेहुन को खाने की घंटा परवाह नहीं। लेकिन फिर भी संतरे का एक पीस उठा लेता है खाने के लिए और लड़कियां इसी बात से खुश हो जाती हैं कि उसने संतरे को छू लिया और संतरे को छूते वक्त लड़की के हाथ को भी छू लिया। दूसरी तरफ इस फैमिली का पुराना डैड जो टेहुन के लिए कुछ पीने के लिए लेने गया है, उसकी ये सोच के फटी पड़ी है कि वो कुछ अगर गलत पीने के लिए ले गया तो टेहुन उसे दोबारा मारेगा, इसलिए पीने के लिए अलग अलग वेराइटीज की चीज लेके आता है। और जो लड़कियां टेहुन को घर का बच्चा कुचा खाना खाने के लिए दे रही है, घर की मॉम शोरियोंग एक लड़की के कनबट्टी में एक रैबट मार के कहती है, एक तो हम पे खाना नहीं है, ऊपर से तो इस लड़के को ऐसे खाना बांट रही फ्री में। लेकिन लड़कियां अब भी टेहुन को इम्प्रेस करने में लगी हुई है, इसलिए शोरियोंग कहती है तुम इतनी ज्यादा मैनर्स वाली तो नहीं थी, इसलिए अभी दिखावा मत करो। शोरियोंग एक संतरे के लिए इतना ज्यादा चिल्ला रही है जो टेहुन खा रहा है, इसलिए टेहुन वो संतरा वापस करते हुए कहता है, ये ले तेरी ब्रेड, ये ले तेरा संतरा नहीं खाना। वैसे उसने ऐसा नहीं बोला, बट सूर्योंग कहती है जो संतरा तूने छू लिया मैं उसको नहीं वापस लूंगी। मतलब ये सूर्योंग बाकी लड़कियों से अलग है, इसके अलग ही तेवर है। सूर्योंग टेहुन से पूछती है तू मुझे ये बता, तो वो फोटो वाली लड़की को ढूंढ क्यों रहा है? टेहुन दूसरी लड़की को संतरा वापस करते हुए कहता है क्योंकि वो मेरी बहन है, लेकिन जब टेहुन से उसकी बहन का नाम पूछा जाता है तो उसे नाम नहीं पता होता, इसलिए पकड़ा जाता है। सूर्योंग बताती है इतनी ज्यादा जवान लड़की जो घर से भागी हो, ऐसी तो हमने कोई लड़की नहीं देखी, और इस लड़की को ढूंढना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कोई घर से भागता इसलिए है ताकि उसको कोई ढूंढ ना पाए। और इस लड़की के बारे में इस फैमिली के डैड को भी नहीं पता होगा, इसलिए तुम दूसरे ग्रुप के फैमिली डैड से पूछ सकते हो इस लड़की के बारे में, क्योंकि सारे रनवे फेम्स के डैड एक दूसरे से मिलते रहते हैं वक्त वक्त पे। इतने में इस फैमिली का मोटा डैड भी यहाँ पे आ जाता है और टेहुन को कहता है क्या तुम्हें मेरी कोई मदद की जरूरत है? टेहुन इसे लड़की की फोटो दिखाते हुए कहता है बाकी के फैमिली डैड से जाके पूछ क्या वो इस लड़की को जानते हैं। अच्छा तो तुम इस लड़की को ढूंढ रहे हो? वैसे कल ही सारे डैड्स का मीटअप होने वाला है, वहाँ पे मिलकर सारे डैड्स एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, और क्योंकि अब तुम हमारे नए फैमिली डैड हो इसलिए क्यों ना तुम वहीं पे जाके उनसे खुद ही पूछ लो। वैसे मोटे का आइडिया तो मस्त है, और इसके अगले सीन में टेहुन आ जाता है वापस से अपने ऑफिस, जहाँ पे हॉबिन उसकी मेहनत के लिए उसे खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना देता है और कहता है मुझसे ऐसे खुले में मिलने मत आया कर, नहीं तो लोग तुझे पहचान लेंगे। लेकिन हॉबिन बावले को ये नहीं पता कि पहले ही उन सबको पता चल चुका है रनवे फेम वाले को कि ये टेहुन शियोंग है। टेहुन खाना खाते हुए कहता है हाँ ठीक है, जब वहाँ की साफ सफाई हो जाएगी तो मैं वापस चला जाऊंगा, वो जगह रहने के लिए बहुत ज्यादा गंदी थी, इसलिए मैंने कहा है उसको साफ करने के लिए उन्हें। इसके बाद हम रनवे फेम का सीन देखते हैं जहाँ पे वहाँ के सारे लोग अभी साफ सफाई कर रहे हैं। वहाँ की मॉम शोरियोंग उन सबसे पूछती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, किसने कहा तुम्हें ये करने के लिए? सारे लोग जवाब देते हैं हमारे न्यू डैड ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है, और अगर हमने ऐसा नहीं करा तो वो हमारे माथे में सिगरेट जला देगा। दूसरे सीन में हॉबिन टेहुन को कहता है अब तो वहाँ का डैड बन गया है तो डैड मीटिंग में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करियो, और ध्यान रखियो इस बार किसी को मारियो मत, शांति से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करियो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से कोई दिक्कत भी हो सकती है, क्या पता जिस लड़की को हम ढूंढ रहे हो वो उनके कब्जे में हो और वो बेचारी अभी किसी जगह पे डर के मारे कांप रही हो। हॉबिन टेहुन को समझाता है कि जब हम अंडर कवर मिशन करते हैं तो हमें चुपके से सीक्रेटली काम करना चाहिए, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन टेहुन चुपचाप से यहाँ से जाते हुए कहता है अबे साले तूने क्या मुझे पागल समझा है जो सबको मारता फिरूंगा? चिंता मत कर, मैं कोई गड़बड़
गड़बड़ नहीं करूंगा, सब कुछ शांति से करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं एक कैरियोके का सीन जहाँ पे सारे डैड्स की मीटिंग होने वाली है। टेहुन के अलावा सारे डैड्स वहाँ पे पहले ही पहुंच चुके हैं और सबके पास एक एक छोकरी है। इनको ये भी खबर मिल चुकी है जो एक और फैमिली का डैड यहाँ पे आने वाला है वो बदल चुका है, अब कोई नया डैड आएगा यहाँ पे। लेकिन इनको तो इस बात से बस फर्क पड़ता है कि वो डैड हमारे काम का होना चाहिए, इन्हें बस अपना फायदा दिखता है हर चीज में। सारे के सारे एक नंबर के छठे हुए बदमाश लग रहे हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया इनके कदमों में है। और जैसे ही टेहुन यहाँ पे आएगा तो टेहुन के सामने भी अपनी डोमिनेशन दिखाएंगे। इतने में ही टेहुन यहाँ पे आ भी जाता है और टेहुन को देख के ये सारे के सारे लोग कहते हैं अच्छा ये इतना ज्यादा सुंदर दिखता है, शायद इसीलिए इसको वहाँ का डैड बना दिया गया। लेकिन ये एक तरीके का मजाक है क्योंकि सिर्फ किसी के हैंडसम होने की वजह से कोई कहीं का डैड नहीं बन सकता। बाकी के डैड टेहुन को ऐसे आके बैठने के लिए बोलते हैं जैसे टेहुन किसी रेस्टोरेंट में काम करता होगा, वहाँ का छोटू है और उससे चाय समोसा मंगाया है। और जैसे टेहुन अपनी जगह पे बैठता है तो उससे पूछता है इससे पहले तूने क्या करा था। टेहुन जवाब देता है इससे पहले मैंने लंच करा था, मैं लंच करके आ रहा हूँ। बाकी के डैड्स कहते हैं अबे घोंचू ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है, हम कह रहे हैं कि तूने ऐसा क्या करा जिस वजह से तू नया डैड बन गया वहाँ का। ये बता तूने जिंदगी में ऐसा उखाड़ा क्या है जिस वजह से तुझे ऐसे डैड बना दिया उस रनवे फेम का। और तू पैसे कैसे कमाता है, क्या तू रनवे फेम्स के बच्चों से काम करवाता है, वो तुझे पैसा कमा के देते हैं। टेहुन को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, इसलिए डैड्स कहते हैं इस गधे को डैड बना कैसे दिया उन्होंने, ये चिकना लौंडा शायद बूढ़ी औरतों को खुश करके पैसे कमाता है। टेहुन को गुस्सा तो आ रहा है लेकिन अभी उसे अपना काम करना है, इसलिए जिस लड़की को उसे ढूंढना है उसकी फोटो इन सबको दिखाते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है वैसे क्या मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछ सकता हूँ, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, या तुम में से इस लड़की को कोई जानता है। सारे डैड्स देखते ही मना कर देते हैं और उनके अंदर एक अलग सी हिचकिचाहट भी होती है, उनके हल्के से पसीने छूट रहे होते हैं। बाकी के डैड्स तो ये भी बता देते हैं जो लड़की घर से भागी हो उसको ऐसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अब ये लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि टेहुन ने इन्हें बताया ही नहीं कि ये लड़की घर से भागी है, तो इन्हें कैसे पता। इसलिए टेहुन इन्हीं के सामने हॉबिन को कॉल मिलाता है ये पूछने के लिए कि आगे क्या करना है। हॉबिन कॉल उठा के कहता है टेहुन मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे ऐसे कॉल मत करा करो, कोई अगर तुम्हें सुन लेगा मुझसे बात करते हुए तो क्या होगा। टेहुन मस्त करके एक जगह पे खड़ा होके कहता है अबे वो सब छोड़, लेकिन मुझे लगता है इन लोगों को कुछ पता है, ये कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, जरूर कोई तो वजह है जो इनको बोलने से रोक रही है। मुझे लगता है ये लोग किसी और के लिए काम करते हैं। क्या किसी और के लिए काम करते हैं? अगर वो किसी गैंग के लिए काम करते होंगे तो वो डर के मारे नहीं बोलेंगे। हाँ अगर ऐसी बात है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इन्होंने डिसाइड करा है ये मुझे सब कुछ बताएंगे। क्या? लेकिन क्यों? वो तुम्हें सब कुछ क्यों बताने वाले हैं? क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं मैं उनसे भी डरावना हूँ जिनके लिए ये काम करते हैं। हॉबिन समझ जाता है टेहुन दोबारा से अपनी औकात में आ चुका है। टेहुन ने उन सबका भी मार मार के कुत्ता बना दिया है। सारे डैड्स जमीन में बेहोश पड़े हैं, बस एक को उसने होश में रखा है ताकि वो कुछ बता सके। टेहुन उस बंदे से कहता है तो जिन लोगों के लिए तू काम करता है वो कौन है? लेकिन कॉल कट होने के बाद हॉबिन हैरानी में खुद से कहता है आखिर साला ये चल क्या रहा है, उसे हर बार ऐसे काम करके अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिल जाते हैं। वो मेरी तरह कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं बनाता, बस लोगों को पेल देता है। लगता है ये तरीका कोई भी काम करने का शॉर्टकट है। दूसरी तरफ टेहुन बचे हुए डैड से पूछता है तो बता तू किसके लिए काम करता है और तू मुझसे क्या छुपा रहा है। टेहुन को देख के इस बंदे की बुरी तरीके से फट चुकी है इसलिए ये बताने के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन टेहुन की नजर पड़ती है यहाँ के सारे डैड्स के कानों के ऊपर। दरअसल ये जितने भी डैड होते हैं इनके कान के ऊपर का हिस्सा उड़ाया गया होता है। ऑब्वियसली जिस डैड को टेहुन ने सही सलामत रखा है उसका भी। और इसके बाद वो पूरी कहानी बताना स्टार्ट करता है। इस कहानी में हम एक कैरियोके का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे डैड्स हमेशा की तरह बैठ के दारू पी रहे होते हैं। हरामजादे अय्याशियां इस तरीके से कर रहे होते हैं जैसे अंबानी की छठी औलाद होंगे। ये लगातार सोजो के साथ स्नैक्स वगैरह मंगाए जा रहे होते हैं। इसलिए कैरियोके का ओनर कहता है ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा लेकिन वादा करो तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। लेकिन इतने में ही इस जगह के दरवाजे को कोई बहुत ही बुरी तरीके से खोलता है और वो होते हैं 3-4 गैंगस्टर्स जिनकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती। ये सबसे पहले कैरियोके के मालिक को थोड़ा सा पैसा देते हैं और कहते हैं तू बाहर पे खड़ा रहे अंकल, क्योंकि हमें जरा अंदर वालों की थोड़ी सी सर्विसिंग करनी है। जहाँ कैरियोके का मालिक डर के मारे बाहर पैसे पकड़ के कांप रहा होता है, साथ ही में उसे अंदर से नवाब जादो के पिटने की भी आवाजें आ रही हैं। मतलब ये फैमिली डैड्स मंदिर का वो घंटा है जो हर कोई बजा के चला जाता है। लेकिन जो 4 गैंगस्टर्स यहाँ पे आए हैं वो इनको बजा के जाते नहीं बल्कि इनको धमकी देते हैं कि तुम्हें अपने रन अवे फेम से हमें बच्चे बेचने होंगे। फैमिली डैड जो प्रेजेंट मूवमेंट में टेहुन को बता रहा है उसके मुताबिक वो गैंगस्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। गिनती में कम होने के बावजूद भी उन्होंने इन सबको पेल दिया था। वो बिल्कुल बेखौफ लग रहे थे जैसे उन्हें किसी के भी बाप का डर नहीं। इसलिए फैमिली डैड्स को ये तक बोल गए थे अगर तुमने पुलिस वालों को कुछ भी बताया तो पहले हम तुम्हें मारेंगे पक्का 100%, उसके बाद जेल जाएंगे। और उन गैंगस्टर्स में से एक तो अपना दबदबा दिखाने के लिए कुछ पल के लिए नकली का गीटे किम बन गया था। आई मीन कुल्हाड़ी निकाल के फैमिली डैड्स को काटने की कोशिश कर रहा था या फिर डरा रहा था। अब एक पल के लिए चाकू कुल्हाड़ी देख के तो हॉबिन भी थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आ जाता है। तो ये फैमिली डैड की क्या
क्या ही औकात है फालतू चूचा करने की। और इन्हीं गैंगस्टर्स ने सारे डैड्स के कान के टोपे उड़ा दिए थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम लोग कितने ज्यादा खतरनाक है। अभी तो कान के टोपे उड़ाए हैं, नहीं तो बाद में क्या क्या उड़ाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस चोमू फैमिली डैड के अकॉर्डिंग उसे वो लोग कोरियन नहीं लग रहे थे, और अगर वो गैंगस्टर किसी भी नए फैमिली डैड से मिलते हैं और उसका कान कटा हुआ नहीं है तो सबसे पहले उसका कान काटते हैं। तो मामला साफ है, ये फैमिली डैड्स ही रनअवे फेम के बच्चों को बेचते हैं पैसों के बदले। इसलिए टेहुन इस बच्चे हुए डैड के बिल्कुल मुंह के पास आके कहता है, अच्छा हरामजादे, तो तूने उस लड़की को बेचा जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। इससे पहले कि टेहुन इसका मार मार के कुत्ता बना दे, ये फटफट तोते की तरह सब कुछ उगलते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो बस उस लड़की को देखा था। जब उस लड़की को वैन में उठा के लेके गए थे तो उस पिकअप पॉइंट में मैं भी मौजूद था। जरूर किसी और रनवे फेम के एरिया ने उसको बेचा होगा। टेहुन कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहता है, इसका मतलब जब वो अब नए बच्चे उठाने आएंगे तब मैं उन सबका भी मार मार के कुत्ता बना सकता हूँ। नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है। वो लोग बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के साथ रहते हैं। अगर तुमने उनसे पंगे लेने की कोशिश करी तो तुम मारे जा सकते हो। लेकिन टेहुन इसके सर पे कोल्ड ड्रिंक का कैन मार के कहता है, अबे चल ना साले, मुझे ये बता मैं करूँ क्या बस। नाकारा डैड बताता है, क्योंकि तुम भी अब एक फैमिली डैड हो तो तुम उन लोगों से मिल सकते हो। ये सुनते ही टेहुन अपने कान में हाथ लगा लेता है। इसका मतलब समझ रहे हो दया, टेहुन सिर्फ एक्टिंग के चक्कर में उनसे मिलने के लिए अपना कान नहीं कटवाना चाहता। इसका मतलब उसे अपने रनवे फेम के होशोंग मोटे को वापस से डैड बनाना होगा। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे टेहुन उसके बच्चे की माँ बन जाएगा तो होशोंग डैड बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम भी जानते हो। ये सारे रनवे फेम वाले नकली का मॉम डैड खेलते हैं। फिर इसके बाद वापस से हम टेहुन के रनवे फेम का सीन देखते हैं, जहाँ पे होशोंग सबको चिल्ला के कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो गधो, मैं अभी से और आज से दोबारा से इस फैमिली का डैड हूँ। ये सुन के फैमिली के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन होशोंग बताता है टेहुन से मेरी बात हो गई है और वो इस चीज के लिए मान चुका है। ये सुन के लड़कियों का दिल तो टूट ही जाता है, क्योंकि उन्हें टेहुन ही एज अ फैमिली डैड अच्छा लगता था। लेकिन टेहुन ने होशोंग को डैड कब बनाया ये जानने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं, जहाँ पे टेहुन गेम सेंटर में गेम खेल रहा है जो वो बचपन से खेलता आ रहा है। अब कोई बचपन से गेम खेलेगा तो इसीलिए तो टेकन 3 में इतना मस्त है वो। यहीं पे टेहुन ने फैमिली डैड को कहा था कि तू वापस से फैमिली का डैड बन जा, क्योंकि फैमिली डैड बनने के लिए तूने अपना कान कटवाया है और मुझे तेरे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। होशोंग समझ जाता है इसे जरूर मुझसे कुछ चाहिए, इसलिए पूछता है, माई बाप क्या चाहिए आपको, पूछो ना सीधा सीधा। टेहुन ने इसके हाथ में सिक्के पकड़ा रखे हैं और एक एक करके गेमिंग मशीन में डाल रहा है खेलने के लिए, और मोटे को कहता है, तू उन फॉरेनर्स से मिलने वाला है ना जिन्होंने तुम्हें धमकाया था, तुझे जल्दी ही उन लोगों को कुछ बच्चे बेचने हैं, मैंने सही कहा ना? हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। इसलिए मैं चाहता हूँ उन हरामजादों को इस बार तू मुझे बेच दे। अगर तू चारा बना के मुझे उनके पास भेज देगा तो मैं उन सबसे मिल पाऊंगा एक ही बारी में। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे होशोंग वापस से फैमिली डैड बन चुका है और अपने घर वालों को सबके ऊपर चिल्ला रहा है। लेकिन टेहुन भी यहीं पे बैठा हुआ है और इस फैमिली डैड को कहता है, अब मोटे तेरा डैड बैठ गया तेरे पिछवाड़े में, जा मेरे लिए फ्राइड चिकन लेके आ। मतलब मोटा बेचारा सिर्फ नाम का डैड है। इतने में ही रनवे फेम की दो लड़कियां जो हमेशा से ही टेहुन से चिपकती भी आ रही है, ये टेहुन को एक खास तरीके की चाय बना के देती है और कहती है, प्लीज तुम वापस से डैड बन जाओ ना। इनमें से एक का नाम है यूना पार्क, दूसरी का है मिन श्योनजू। मैं इन दोनों छोकरियों का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे स्टोरी समझने में आपको काम आएगा। खैर टेहुन इनकी चाय वगैरह में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता और कहता है, ये बताओ तुम दोनों हमेशा साथ में क्यों रहती हो? ये सुन के लड़कियां खुश हो जाती है क्योंकि टेहुन ने उनसे सवाल पूछा है। दोनों लड़कियां अपनी अटूट दोस्ती दिखाते हुए बताती हैं, हमारे साथ में रहने की कोई खास वजह नहीं है, इसकी वजह बस ये है कि हम एक परिवार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों लड़कियों का खून का रिश्ता है। दरअसल ये जो मिन श्योनजू है ये यूना से उस वक्त मिली थी जब यूना अपने घर से भाग गई थी बहुत ज्यादा दुखी होके। यूना बेचारी के पास रहने की कोई जगह भी नहीं थी, कोई सहारा भी नहीं था। उस वक्त मिन श्योनजू ने उसकी मदद करी उसे इस रनवे फेम में लाके। ये सारी बातें याद करके यूना के तो आंखों से आंसू ही आ जाते हैं। वो मिन श्योनजू की काफी ज्यादा शुक्रगुजार होती है क्योंकि उसे पता है अगर मिन श्योनजू उसकी मदद ना करती तो उसे न रहने के लिए जगह मिलती न खाने के लिए खाना। ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, भावनाओं में एक दूसरे के लिए डूब चुकी है और ये सारी बातें टेहुन को बता रही है। इसलिए टेहुन कहता है, हाँ बस बस बहुत हुआ, दफा हो जाओ अब यहाँ से। लेकिन यूना और मिनशॉन अब भी बड़बड़ाए जा रही होती है। हमें ये रनवे फेम काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ की जो मॉम है वो भी काफी अच्छी है। हालांकि वो एक नंबर की कंजूस है लेकिन फिर भी अच्छी है। रनवे फेम की मॉम यानी कि शोरियोंग अभी इन लड़कियों के लिए मैगी वगैरह बना रही है और बनाते बनाते ही इनको कहती है, अगर तुम मेरी इतनी ही ज्यादा एहसानमंद हो तो एक लड़के से मिलने के लिए तुम यहाँ से छोड़ के क्यों चले गई थी? अब फालतू का रोना धोना बंद करो और आके खाना खा लो। लड़कियों को लगता है आज तो दाल चावल मिलेगा खाने के लिए, मजे आ गए। लेकिन शोरियोंग कहती है, ज्यादा हवा में मत उड़ो, चुपचाप से मैगी खाओ बैठ के। इतने में ही टेहुन यहाँ से जाने लगता है। पीछे से शोरियोंग उसको कहती है, तुमने कुछ खाया नहीं क्या, खा लो। बट टेहुन तो टेहुन है इसलिए कहता है, अबे जाना, इससे तुझे क्या। लेकिन शोरियोंग चॉपस्टिक लेके उसके पास ही आ जाती है और कहती है, तुम्हें ऐसे खाली पेट बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं है और तेरे साथ फैमिली खेलने का भी कोई इरादा नहीं है। लेकिन शोरियोंग टेहुन के हाथ में चॉपस्टिक पकड़ाते हुए कहती है, ये फालतू की बातें बंद करो और चुपचाप
चुपचाप से खाना खाओ। मैं जानती हूँ तुम इसलिए नहीं खा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है बाकियों के लिए कम पड़ जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैंने सबके लिए काफी बनाया है। अब तुम भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा हो, इसलिए अब तुम भी मेरे बच्चे हो। लेकिन इसी घर के बाथरूम में अभी होशियांग मोटा बैठा हुआ है, जिसकी डर के मारे हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उसे गैंगस्टर्स बार बार कॉल कर रहे हैं। क्योंकि गैंगस्टर्स और इसके बीच में पहले ही डिसाइड हो गया था कि ये गैंगस्टर्स को यूना पार्क को बेचने वाला है। लेकिन अब मामला बदल चुका है। अगर इसने यूना पार्क बेच दी तो टेहुन मोटे की खाल से ढोल बना देगा, मार मार के कुत्ता बना देगा मोटे का। मोटे की सिचुएशन अभी ऐसी है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, इसीलिए वो गैंगस्टर्स का कॉल नहीं उठा रहा है और उसकी फटी पड़ी है। इसके बाद टेहुन कॉल करके नंगे हॉबिन को सारा प्लान समझाता है कि उसने क्या सोचा है, वो खुद को बेचेगा, तब जाके वो उन गैंगस्टर्स से मिल पाएगा। नंगा हॉबिन टेहुन से पूछता है, वैसे तुम्हें इतना जबरदस्त आइडिया आया कैसे, जो तुमने वापस से उस रनअवे फेम के डैड को उसकी जगह दे दी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपना कान नहीं कटवाना चाहता था। क्या कान नहीं कटवाना चाहते थे, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, इस पे ध्यान मत दे। ठीक है टेहुन, अब तुम्हें सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा, हमें नहीं पता वो लोगों का आगे क्या प्लान है। हरामखोर, तुझे प्लान की चिंता है, तुझे ये चिंता नहीं कि आगे मेरा क्या होगा, मेरी सेफ्टी की चिंता नहीं है। नहीं, मुझे तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं है। हाँ वो सब छोड़, मैं बस तुझे ये बताना चाहता हूँ, अब यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा रंगीन होने वाला है। ठीक है टेहुन, अपना ध्यान रखना। कॉल कट होते ही टेहुन देखता है उसके सामने से शूरियोंग और मिन शॉन्जू भागते हुए आ रही है। ये फैमिली की मॉम और डॉटर को देख के टेहुन कहता है, अरे वाह, रात को जॉगिंग कर रही हो, तुम लोग तो काफी ज्यादा एक्टिव हो। बट शूरियोंग थोड़ा सा हाँफते हुए कहती है, टेहुन, यूना और डैड कहीं मिल नहीं रहे हैं। डैड जब से यूना के साथ कहीं बाहर गया है, मुझे उस पर तब से ही शक हो रहा था। उन्हें गए हुए काफी देर हो चुकी है और अब तक वो वापस नहीं आए। मुझे लगता है उस डैड ने यूना के साथ कुछ कर दिया है। टेहुन अपना सर खुजलाते हुए कहता है, उस सुअर का तो अब मार मार के कुत्ता बनाऊंगा मैं। लगता है वो मुझसे ज्यादा बाकी के गैंगस्टर्स से डरता है। टेहुन इन दोनों को बताता है फैमिली डैड ने यूना को गैंगस्टर्स को बेच दिया है। ये सुन के मिनशॉन जो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन शूरियोंग कहती है हमें पुलिस में इस बारे में रिपोर्ट करना होगा। लेकिन मिनशॉन जो ये नहीं करना चाहती, इसलिए कहती है, नहीं, यूना जरूर वापस से अपने असली घर चली गई होगी, हमें भी अब वापस चलना चाहिए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। लेकिन शूरियोंग को कुछ तो गड़बड़ लग रही है, इसलिए वो मानती नहीं कि यूना अपने घर चली गई होगी। लेकिन मिनशॉन जो अब भी बार बार बोले जा रही होती है, इस मामले को इतना ज्यादा बढ़ाओ मत, हमें चुपचाप से अपने घर वापस चलना चाहिए। बट अचानक से टेहुन मिनशॉन जो की तरफ उंगली करके शूरियोंग को कहता है, ओए फैमिली मॉम, हमने उसे पकड़ लिया। ये जो हमारे सामने मिनशॉन जो खड़ी है, ये एक नंबर की झूठी है। इसी ने यूना को उन गैंगस्टर्स को बेचने में मदद करी है। मिनशॉन जो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे टेहुन मजाक कर रहा है और शूरियोंग को कहती है, आप ये फालतू की बातें मत सुनो, चलो यहाँ से। टेहुन अपने पंचेस टाइट करते हुए कहता है, तो तुझे लगता है मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? मुझे समझ आ चुका है, तूने यूना के साथ बहुत गंदा खेल खेला। पहले तो तू उसे अपनी फैमिली का मेंबर मानती थी, अब जब वो गायब हो गई तो तुझे कोई खास चिंता भी नहीं। चल कैसा रहेगा मैं ये गैस करूँ कि तूने उसे कैसे किडनैप करवाया होगा। तो बात यह है, जो हमारी फैमिली का वो मोटा सुअर डैड है, उससे सारे बच्चे डरते हैं घर के, और क्योंकि उसे वक्त वक्त में कुछ बच्चों को बेचना भी पड़ता है और वो हर बार ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता इस चीज के लिए, इसलिए उसने एक तरीका बनाया जिससे वो पहले ही ये डिसाइड कर सकता है कि उसका अगला टारगेट कौन होगा। उसने ये काम करने के लिए तुझे चुना। मिनशॉन जू कहती है, नहीं तुम गलत हो, मैंने कोई गलत काम नहीं करा। अच्छा ऐसी बात है तो क्या मैं तेरा मोबाइल देख सकता हूँ? मुझे पता था तू मानेगी नहीं, इसलिए मैं तेरे मोबाइल के सारे मैसेजिंग एप्स और कॉल हिस्ट्री चेक करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मिनशॉन जो अपने सारे घोड़े खोल के यहाँ से भागने लगती है, लेकिन टेहुन पीछे से कोल्ड ड्रिंक का कैन फेंक के इसके सर में मार के इसको बेहोश कर देता है। और जब थोड़ी देर बाद मिनशॉन जू को होश आता है तो वो मान जाती है कि उसने ही यूना को किडनैप करवाने में मदद करी थी। अब जब ये लड़की सब कुछ सच बताने लगी है, इसलिए टेहुन अपने मन में कहता है, इसको क्या लगा था ये किसका बेवकूफ बनाने चली है, मेरा बेवकूफ बनाएगी सर। लेकिन असल में ये लड़की भी बेचारी है। ये टेहुन लोगों को अपना कटा हुआ कान दिखाती है और कहती है, मैं सच में ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे खुद को बचाने के लिए ये करना पड़ा। अब इसका ये कान क्यों कटा और इसने ये सब कुछ क्यों करा, ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पास्ट का सीन। ये लड़की बताती है इनकी फैमिली का जो मोटा डैड है, उसका सबसे पहला शिकार यही बनी थी, यानी कि सबसे पहले इसी को किडनैप करा गया था, और जहाँ पे इसे किडनैप करा गया था वहीं पे ये उन गैंगस्टर्स से मिली थी जो सही मायनों में इन किडनैपिंग्स के जिम्मेदार हैं। मिनशॉन जू को किडनैप होने के बाद लगने लगा था जैसे वो मरने वाली है, लेकिन उन गैंगस्टर्स ने मिनशॉन जू को डराने धमकाने के बाद छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने के बदले में मिनशॉन जू को एक काम करना था, उसे अपने रनवे फेम के लोगों से बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती करनी थी और ये पता लगाना था कि किसको बहुत ही आसानी से किडनैप करा जा सकता है और जिसके किडनैप होने में किसी को ज्यादा कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये काम देखे गैंगस्टर्स ने इसको जाने तो दिया था, लेकिन जाते जाते इसका कान काट दिया था। ये सब सुनने के बाद टेहुन कहता है, मैं तो ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रहा था, तूने तो सब कुछ खुद ही बक दिया। शूरियोंग कहती है, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, मैं फैमिली की मॉम हूँ, मुझे फिर भी ये पता नहीं चला, लेकिन मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। ऐसे हरामखोरी वाले इरादों को मैं काफी जल्दी पहचान जाता हूँ। शूरियोंग को
अब समझ आता है मिनशानजू जो पहले बोलती थी कि कुछ बच्चे अपने घर वापस चले गए हैं या फिर उन्होंने कोई और रनवे फेम को ज्वाइन कर लिया है, वो सब भी झूठ था। असल में वो सारे के सारे किडनैप हो गए हैं। ऐसे शोरियन इससे पूछती है जितने भी वो बच्चे किडनैप हुए हैं उनका हुआ क्या। मिनशानजू इसका कोई जवाब नहीं देती, लेकिन टेहुन कोल्ड ड्रिंक कैन को कुचलते हुए कहता है वो लोग जहाँ तुझे किडनैप करके ले गए थे मुझे वहाँ ले चल। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक होटल का सीन जहाँ पे क्रैम स्कूल के 5 स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वही खतरनाक लौंडे जिन्होंने एक बार हॉबिन के साथ मिलकर काम करा था। उन लोगों के कमरे की बाहर से बेल बजती है। हेशु शियो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है जिन्हो ली सामने खड़ा है। जिन्हो हेशु को कहता है तो तुम्हें तुम्हारा ये नया घर कैसा लगा। हेशु कहता है जिन्हो आखिर तू यहाँ पे क्या करने आया है। मैं बस यहीं पास से गुजर रहा था और मुझे तुझसे कुछ बात भी करनी थी। दरअसल मेरे दिमाग में पैसा कमाने का एक बहुत मस्त आइडिया आया है। क्या तूने पहले रनवे फिल्म्स के बारे में सुना है। तेरा मतलब उन लोगों के ग्रुप से है जो घर छोड़ के भाग जाते हैं। एग्जैक्टली मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दरअसल आजकल एक गैंग ने उन लोगों का इस्तेमाल करके एक बिजनेस स्टार्ट करा है और उस गैंग का ये बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा भी चल रहा है। वो लोग रनवे फिल्म के बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। पहले मेरे समझ नहीं आ रहा था आखिर जल्दी खराब होने वाले सामान का वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला वो लोग दूसरी कंट्री से यहाँ पे आए हैं और एक नंबर के सारे पागल हैं और ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम उनकी कंट्री में बहुत मुश्किल था करना, लेकिन लगता है यहाँ पे उन्होंने इस काम में काफी अच्छी पकड़ बना ली है। हेशु सारा मामला समझ चुका है और कहता है तो उस गैंग को अपने कब्जे में करना चाहता है ना। क्या इसका मतलब तुझे इस गैंग के बारे में पता है। मुझे ना सिर्फ पता है, मैंने पहले ही अपना एक बंदा वहाँ भेज दिया है। कमाल है, तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करते। तो तुम मुझे ये बोल रहे हो तुम्हारा एक बंदा पहले ही उस गैंग में जा चुका है। हाँ वो जा चुका है और उसने मुझे कहा है ये काम करने में उसे काफी ज्यादा विश्वास है खुद पे। जिनो अपने मन में सोचता है आखिर इसके साथ का वो कौन सा पागल है जिसको खुद के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास है और इतनी जल्दी निकल भी गया उस गैंग के लिए। इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग खाना पीना पेल रहे हैं और टेहुन मिनशानजू को यहाँ पे लेके जा रखा है और इनके बीच से वेटर निकल के चला गया ना जाने क्यों। दरअसल टेहुन मिनशानजू को यहाँ पे इसलिए लेके आया है क्योंकि मिनशानजू ने टेहुन को बताया है वो किडनैप एक रेस्टोरेंट में हुई थी, लेकिन उसे वो रेस्टोरेंट याद नहीं है वो कौन सा था, इसलिए अब तक ये काफी सारे रेस्टोरेंट घूम चुके हैं। टेहुन इससे पूछता है पगली तुझे आखिर वो एग्जैक्ट रेस्टोरेंट याद क्यों नहीं है। मिनशानजू बताती है क्योंकि उस वक्त वो ठीक से होश में नहीं थी। इससे टेहुन अपने मन में सोचता है क्यों ना इसके सर पे एक मुक्का मार के इसको दोबारा से बेहोशी की हालत में ला दूं, फिर इसे याद आ जाएगा। इतने में शोरियन यहाँ के वॉशरूम से बाहर आती है और कहती है ये वाला रेस्टोरेंट भी वो नहीं है ना। टेहुन कहता है वो सब छोड़, ये बता तू हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही है और बार बार ऐसे बाथरूम क्यों जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ और तुम्हारे साथ आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है क्योंकि जो किडनैप हुए हैं वो मेरे बच्चे हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं उस असली रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पे ये किडनैप वाला मामला सच में चलता है। यहाँ पे अभी काफी सारे गैंगस्टर्स मौजूद होते हैं और उनके सामने बैठा है उनका बॉस। गैंगस्टर्स बताते हैं किडनैप करे सारे लोगों को हम लेके आ चुके हैं। उनका बॉस जिसका नाम चॉल ह्यून यांग है वो कहता है ठीक है तो काम शुरू करते हैं। और आपको बता दूं ये जो बंदा है द मा क्रू गैंग का हिस्सा है और उस गैंग का चौथे नंबर का बंदा है। ये गैंग वही है जो सारी की सारी किडनैपिंग्स करवा रही है। और ये चॉल ह्यून के बारे में अपनी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ ये बंदा अपनी नीच के एक यूट्यूबर जैसा दिखने में लग रहा है मुझे, लेकिन जिसकी तरह मुझे लग रहा है मैं उसका नाम कभी नहीं बताऊंगा। खैर रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ टेबल लग चुकी है जहाँ पे सारे किडनैप्स करे बच्चों को लाया गया है और यहाँ पे यूना पार्क भी मौजूद है। एक गैंगस्टर इन सबको कहता है तुम्हें जितना मर्जी यहाँ पे खाना खाना है खा लो। यूना डरते हुए मीट ग्रिल करती है और अपने मन में कहती है आखिर ये सब क्या चल रहा है। जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ थी, क्या बाकी के बच्चों को भी मेरी तरह किडनैप करा गया है। लेकिन आखिर उन लोगों ने हमें किडनैप करके यहाँ क्यों लेके आया है और हमें खाना क्यों खिला रहे हैं। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अभी भागने का मौका है, लेकिन आखिर मैं यहाँ से भागूं कैसे। इतने में यहाँ रेस्टोरेंट में एक आंटी और अंकल आते हैं जो ऑब्वियसली कुछ खाने पीने के लिए आए होंगे। यूना जब उन्हें देख रही होती है तो गैंगस्टर कहता है कुतिया अपनी नजर सिर्फ खाने में रख, इधर उधर मत देख और अपने मुंह से एक शब्द भी बाहर निकाल दे कि सोचियो भी मत। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर और भी कस्टमर आने लगते हैं। यूना को लगता है उसके पास एकदम परफेक्ट मौका है यहाँ से भागने का। यहाँ पे जो लोग आए हैं यूना उनकी मदद मांग सकती है। सारे के सारे लोग अपनी जगह पे बैठे होते हैं और एक गैंगस्टर कहता है ये जगह ऑर्गन खरीदने वाले लोगों से भर चुकी है। यानी कि यूना जिन लोगों से मदद मांगने की सोच रही थी वो तो खुद यूना का फेफड़ा किडनी खरीदने के लिए आ रखे हैं और सारे के सारे यूना को कुत्तों की तरह घूरे जा रहे हैं। चॉलहुन कहता है ये तो शुरुआत है, अभी तो यहाँ पे और भी कस्टमर आ रहे हैं। इतने में एक आंटी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करती है कुछ और ऑब्वियसली मोमो चाउमीन तो उसने ऑर्डर नहीं करा होगा, उसने ऑर्डर करा है लड़के का लीवर। और ये ऑर्डर देके वो आंटी और अंकल चुपचाप से यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें द मा क्रू गैंग के बॉस को दिखाया जाता है पीछे से जो अभी सुअरों के साथ है और चॉलहुन से कॉल पे बात कर रहा है। बॉस ने चॉलहुन से यही पूछने के लिए कॉल करा है सब कुछ कैसा चल रहा है। चॉलहुन जवाब देता है मैंने अपने लड़कों को काम में लगा दिया है, मैं जल्दी ही सारे सामान को कटवाने के लिए भेज दूंगा। बॉस कहता
कहता है, ज्यादा शाना मत बन, मुझे पता है तेरे मन में अभी क्या चल रहा है। लेकिन आखिर चौलहुन के मन में अभी ऐसा क्या चल रहा है जो मुझे भी नहीं पता। खैर चौलहुन अपनी बातें पूरी कर लेता है और हम देखते हैं सारे किडनैप करे गए लोग उसके सामने बंधे पड़े हैं। इन लोगों को कटवाने में जितने पैसे लगने वाले हैं उसने वो सारे के सारे अलग कर दिए हैं देने के लिए। और अब आते हैं इसके मन में चल क्या रहा था। तो इसके मन में ये चल रहा है कि इसने अभी अपनी पैंट नीचे कर ली है और यूना के सामने बंदूक तान के खड़ा होकर कहता है, सच में बड़ा ही नीच आदमी है ये। चौलहुन यूना को देख के कहता है, अरे यार बॉस मेरी सारी बातें समझ जाते हैं, लेकिन ऐसे फ्रेश प्रोडक्ट को मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता, है ना? तुम भी ये बात मानती हो ना? ये हरामी यूना के पास आके अपनी जीप बाहर निकाल के बहुत ही लालची नजरों से कहता है, ज्यादा डरो मत, मैं ये जल्दी खत्म कर दूंगा। लेकिन इतने में ही खिड़की के बाहर से टेहुन की आवाज आती है, क्या यूना अंदर है? मैं उसे देख सकता हूँ, लेकिन मुझे काफी अजीब सी वाइब्स आ रही है। उसके साथ ये हरामखोर कौन है? अबे ओए, क्या तू उसका बॉयफ्रेंड है? यानी कि टेहुन ने सही वक्त में यूना की इज्जत बचा ली और अब मैं चाहता हूँ टेहुन चौलहुन की इज्जत लूट ले। खैर गाइस, इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और हाँ, ये वीडियो लेट इसलिए हो गई थोड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर हो रहा था। वैसे ऐसी बातें बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सोचा बता ही दूं। खैर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। बाकी अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।